हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दिसंबर 2024 के मैगजीन को कवर किया जा रहा है जो कि विजन है इसकी। अभी तक हमने इसके 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें पहले टॉपिक के अंतर्गत पॉलिटी को कवर किया, दूसरे के अंतर्गत आपका आईआर कवर किया गया, तीसरा जो टॉपिक आता है आपका इकोनॉमी का, उसको कवर किया गया, फोर्थ टॉपिक आपका सिक्योरिटी का, फिफ्थ आपका एनवायरमेंट का, और आपका सिक्स आता है सोशल इशू का। तो ये इतने टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। 6 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा 7वां टॉपिक आता है, कौन सा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये हमारा 7वां टॉपिक है। फिर 8वां टॉपिक आएगा, जिसमें कल्चर के साथ साथ जितने भी लास्ट के टॉपिक है उन सबको इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 8 सेक्शन के अंतर्गत ये सभी पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल होगी। टेलीग्राम चैनल क्या है? यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा। तो आप टेलीग्राम को सर्च कीजिएगा तो वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, और हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी के पीडीएफ भी आपको यहीं पर उपलब्ध कराई जाती है। तो आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा देखें और वीडियो को शेयर करें। हमारे द्वारा पीटी 365 को भी कवर कराया जाता है, और एक नई सीरीज भी शुरू की गई है जिसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जीएस के सब्जेक्ट है उन सभी को टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है। तो वो भी आपकी एक सीरीज, नई सीरीज चल रही है। लाइव आपका मॉर्निंग में 9 से 9:30 के बीच में आप लाइव आते हैं। उस टाइम पर आपके लूसेंट जीके कवर कराया जा रहा है। अगर आपको जो फैक्चुअल चीजों को रिवाइज करना है तो ये लूसेंट जीके की बुक का जो लाइव सेशन आता है सुबह 9 बजे, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ये सेशन, जिसमें हमारा ये आज का 7वां मेजर टॉपिक है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक के बारे में, जैसे कि पहले नंबर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में CE20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। फिर क्वांटम चिप के बारे में पढ़ेंगे, हाइपर लूप के बारे में, आयुष मंत्रालय के 10 वर्ष हुए हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर दुर्लभ रोगों के बारे में संक्षिप्त सुर्खियां आती है, जैसे कि इसरो ने प्रोवा 3 लॉन्च किया है, एक्सियोम मिशन 4 के बारे में, डार्क कॉमेट के बारे में, फसाई है FSSAI ने ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है, हाई रिस्क फूड के बारे में, सूचित करने योग्य बीमारी के बारे में, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 आई है उसके बारे में, नैनो प्लास्टिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के एजेंट के रूप में होना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में, मार्गवर्स वायरस रोग के बारे में, डायमंड बैटरी के बारे में, मिल्क बीट फाइबर के बारे में, और बायो बिटूमेन के बारे में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 7वां आपका मेजर टॉपिक है जिसमें ये सभी चीजें आती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, जिसमें हमारा ये आज का टॉपिक है। इसके अंतर्गत जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सबसे पहले टॉपिक CE20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आखिर होता क्या है, इस इंजन के बारे में जानते हो, और ये चर्चा में क्यों हो रहा है, और इस किस तरीके से वर्क करता है क्रायोजेनिक इंजन, इनके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने CE20 क्रायोजेनिक इंजन ने सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर किए गए परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, और इसकी प्रणोदन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। तो क्या किया गया है इसरो के द्वारा CE20 के जो क्रायोजेनिक इंजन है उससे सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर परीक्षण किए गए हैं। तो कहाँ परीक्षण किए गए हैं? ये एक तरीके से सी लेवल टेस्ट किए गए हैं, और इन टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो इस प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अब जान लेते हैं कि आखिर सी लेवल टेस्ट क्या होते हैं और किस तरीके से किए जाते हैं। तो सी लेवल टोज टेस्ट जो होते हैं वह नोजल के भीतर फ्लो सेपरेशन जैसी समस्याओं को मैनेज करने के लिए नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम को शामिल किया गया है। क्या किया गया है इसमें? नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम को शामिल किया गया है। ये जो है एक तरीके से फ्लो सेपरेशन जैसी समस्याएं कंपन, ओवर हीटिंग और नोजल में क्षति का कारण बन सकती हैं, और सी लेवल टेस्ट के तहत समुद्री सतह पर पड़ने वाले सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर इस इंजन को परखा जाता है।
तो इस तरीके से और इसे भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए इस इंजन पर काम कर रहा है। तो क्या किया जा रहा है? वो गगनयान है, मानव युक्त मतलब कि मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, उस मिशन पर कार्य किया जा रहा है। इसका जो परीक्षण स्थल है वो कहाँ पर है? वह तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपेलर्स कॉम्प्लेक्स है और इस नवीन परीक्षण में नवीन नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम को शामिल किया गया है ताकि इंजन को रीस्टार्ट करने की क्षमता के समक्ष तकनीकी चुनौतियों का समाधान किया जाए। और इससे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2023 में बेंगलुरु में एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण सुविधा भी स्थापित किए हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। अब नोजल क्या होता है? ये यहाँ पर एक तरीके से नोजल होता है। यहाँ हीट एक्सचेंजर लगा होता है, ये दहन कक्ष होता है, इसमें एक फ्यूल पंप के द्वारा इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। यहाँ टरबाइन लगा रहता है, यहाँ ऑक्सीडाइजर पंप लगा रहता है, यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल वाल्व होती है और यह ईंधन युक्त गैस होती है और यहाँ प्री बर्नर आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। क्रायोजेनिक इंजन किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में देख लेते हैं कि ये एक तरीके से थ्रस्ट या आंतरिक दहन या दबाव अंतर को उत्पन्न करता है। ये क्या कर रहा है? एक आंतरिक दहन या दबाव को उत्पन्न करता है जिसमें न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो लागू होता है और प्रत्येक क्रिया के समान किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के समान किंतु इसमें एक विपरीत क्रिया देखी जाती है और इसका उपयोग जो होता है वह क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग अंतरिक्ष प्रबोधन यान में रॉकेट के अंतिम चरण में ये किया जाता है। और इसमें ईंधन जो होता है वह क्रायोजेनिक इंजन में प्रयुक्त ईंधन ऑक्सीडाइजर तरलीकृत गैसें होती हैं जिनमें अत्यधिक निम्न तापमान पर इसे भंडारित किया जाता है। और इसमें -273 डिग्री सेल्सियस तक तरलीकृत हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और -183 डिग्री सेल्सियस पर तरलीकृत ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सीडाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब आते हैं कि इस क्रायोजेनिक इंजन के क्या लाभ हैं, जैसे कि दक्षता और थ्रस्ट के संदर्भ में सबसे पहले तो सॉलिड और अर्ध स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेट रॉकेट स्टेज की तुलना में क्रायोजेनिक प्ररोधन काफी अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें इंजन के उपयोग के लिए उपयोग होने वाला ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं और केवल जल वाष्प उत्सर्जित करते हैं। ईंधन दक्षता के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन कम ईंधन का उपयोग करते हैं। इसरो का पीएसएलवी जो होता है वह विकास इंजन में प्रति सेकंड 3.4 किलोग्राम ईंधन का दहन करता है। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी होती है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दहन से केवल जल वाष्प उत्सर्जित होते हैं, जिससे क्रायोजेनिक प्ररोधन एक स्वच्छ कार्बन मुक्त विकल्प बन जाता है। भारी पेलोड और अंतरिक्ष मिशन होता है जिसमें यह क्षमता एक तरीके से गगनयान एवं चंद्रयान जैसी लंबी अवधि के मिशनों के लिए आदर्श बनाती है। तो इस तरीके से इसके बारे में लाभ होते हैं। कुछ चुनौतियां आती है जैसे कि जटिल प्रौद्योगिकी का होना और जटिल प्रौद्योगिकी होने से इसमें क्या होता है कि जो रॉकेट का ठोस या अन्य द्रव प्ररोधक के चरणों की तुलना में अत्यंत निम्न तापमान पर एक भंडारित प्ररोधकों का उपयोग करता है। उच्च तापीय प्रवणता एवं तापमान प्रिय तनाव होता है। उच्च परिचालन दबाव देखने को मिलता है। निम्न तापमान बनाए रखते हैं तो इस तरीके से आता है। CE-20 के बारे में जानते हैं। CE-20 के बारे में जाने तो ये एक तरीके से इसका विकास केरल के बलियामाला में स्थित द्रव प्ररोधन प्रणाली केंद्र के द्वारा विकसित किया गया। इसका आउटपुट जो होता है इसमें 20 टन थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए अपग्रेड किया जाता है और यह मनुष्य की C-32 स्टेज के लिए 22 टन थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम होता है। यह एक सफल मिशन होता है जिसमें चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और 2 वाणिज्यिक पनडुब्बी मिशनों सहित लगातार 6 LMV-3 मिशन में का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन की कुछ अन्य इंजनों से तुलना की जाए तो इसमें आता है एयर इनटेक के बारे में, जो कि एयर इनटेक की आवश्यकता नहीं होती है क्रायोजेनिक इंजन में। जेट इंजन में इसकी आवश्यकता होती है। ठोक परोधक इंजन में देखा जाए तो इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में एयर इनटेक की आवश्यकता होती है और द्रव परोधक इंजन के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में एयर इनटेक की आवश्यकता होती है। इसका ईंधन जो होता है एक तरीके से क्रायोजेनिक इंजन में सामान्यतः सुपर कूल्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। जेट इंजन में जेट A1 केरोसिन केरोसिन गैसोलीन का मिश्रण एविएशन गैसोलीन व्यायो केरोसिन का उपयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित प्रोदकों के लिए ईंधन के रूप में मेटेलिक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें एल्यूमिनियम सबसे आम है। इसमें हाइड्राजीन मोनोमिथाइल हाइड्राजीन अनसिमेटल डाइमिथाइल हाइड्राजीन आदि उपयोग किए जाते हैं।
अब इसके ईंधन के तापमान देखा जाए तो इसमें तापमान कम होता है। इसमें कम यानी कि आवश्यकता नहीं होती, इसमें कम भी नहीं होता और इसमें एक तापमान की आवश्यकता नहीं होती। इसकी दक्ष एक कार्यप्रणाली होती है कि यह दक्षता से कार्य करता है। यह सुपरसोनिक गति पर दक्षतापूर्वक कार्य करता है और इस तरीके से इसमें भी ये दक्षतापूर्वक करता है और यह तभी दक्षतापूर्वक कार्य करता है जब ईंधन पर्याप्त ऑक्सीडाइजर में उपलब्ध होता है। इसका उद्देश्य जो होता है रॉकेट के तीसरे चरण या स्टेज के अंतिम चरण में उपयोग करना होता है। यह हवाई जहाज आदि में उपयोग किया जाता है। यह प्रारंभिक लिफ्ट ऑफ में बूस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और यह बूस्टर के अलग होने के बाद रॉकेट के मुख्य चरण में कार्य करता है। तो इस तरीके से इसके उद्देश्य आते हैं। अब आते हैं हम निष्कर्ष के तौर पर। तो CE-20 जो है एक तरीके से क्रायोजेनिक इंजन इसरो की क्रायोजेनिक तकनीक में प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। यह इसरो ट्राई इथाइल एल्यूमीनियम, ट्राइथाइल बोरोन जैसे स्मार्ट फ्यूल एम्प्यूल्स के उपयोग कर सकता है ताकि इग्निशन की विश्वसनीयता व दक्षता को बढ़ाया जा सके। तो ये क्रायोजेनिक इंजन के बारे में था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम चिप के बारे में। तो क्वांटम चिप को हाल ही में गूगल ने अपनी नवीनतम क्वांटम चिप बिलो का अनावरण किया है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास में एक बड़ी उपलब्धि साबित होती है और इसके अंतर्गत कुछ इंपोर्टेंट तथ्यों को देखा जाए तो इसमें बिलो ने रैंडम सर्किट सैम्पलिंग बेंचमार्क पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हुआ। इसकी दो मुख्य उपलब्धियां हासिल हुई हैं जिसमें प्रथम जो होती है वह अधिक क्यूबिट के उपयोग के साथ बिलो त्रुटियों को भी तेजी से कम कर देती है। दूसरी आती है कि बिलो में 5 मिनट से भी कम समय में एक मानक बेंचमार्क की गणना पूरा करती है जिससे करने के लिए आज से सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों को 10 सेप्टिलियन वर्ष लगेंगे। तो इस तरीके से इससे संबंधित तथ्य होते हैं। बिलो ने बेहतर कोहेरेंस टाइम का भी प्रदर्शन किया है और यह बेहतर कोहेरेंस टाइम का असर होता है क्यूबिट अपनी क्वांटम अवस्था में लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में है। अब इसकी संरचना के बारे में देखें तो ये क्लासिकल बनाम क्वांटम कंप्यूटर के बारे में है। तो ये आपका क्लासिकल कंप्यूटर है जिसमें एक समय अवस्था में एक ही अवस्था दिखाई गई है और ये क्वांटम कंप्यूटर है जहां पर एक सुपर पोजिशनिंग एंगेजमेंट इंटरफेस है जो एक समय में कई अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है कि ये बिट जो होती हैं वह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और इसमें जो क्यूबिट आती हैं जो एक दूसरे की क्यूबिट्स एक साथ से संयुक्त अवस्था में होती हैं। तो इस तरीके से इन दोनों में क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटर के बीच में एक डिफरेंशिएशन दोनों के अंतर में देखने को मिलता है। अब आगे की ओर चलते हुए देखते हैं कि क्वांटम चिप्स के बारे में जान लेते हैं कि क्वांटम चिप्स क्या होते हैं। ये चिप्स जो होते हैं इंफॉर्मेशन को 0 और 1 के रूप में प्रोसेस करते हैं। तो क्या होते हैं 0 और 1 के रूप में इसे प्रोसेस करते हैं और इसमें क्वांटम चिप्स जो होता है वह इंफॉर्मेशन को क्यूबिट्स के रूप में प्रोसेस करता है। और ये पारंपरिक बिट केवल 0 और 1 की अवस्था में ही मौजूद होते हैं और यह क्यूबिट सुपरपोजिशन को हासिल कर सकते हैं जो 0 और 1 के बीच में सभी अवस्थाओं में हो सकते हैं और क्यूबिट की 3 अलग-अलग अवस्थाएं होती हैं जिसमें 0, 1 और इनके बीच की कोई अवस्था नहीं होती है। तो इस तरीके से ये होते हैं और क्यूबिट जो होती है 3 अलग-अलग अवस्थाओं में हो सकते हैं फिर भी वे आउटपुट बाइनरी सिस्टम में प्रदान करते हैं। दो क्वांटम बिट को एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध किया जाता है ताकि एक क्वांटम बिट की अवस्था दूसरे क्वांटम बिट की अवस्था पर निर्भर करे और इसे एंगेलमेंट कहते हैं। पारंपरिक क्वांटम की तरह क्वांटम कंप्यूटर भी क्वांटम गेट्स नामक फिजिकल ऑपरेशंस का एक समूह होता है और क्वांटम गेट्स गणना करने के लिए क्वांटम की अवस्थाओं को परिवर्तित करता है। पारंपरिक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का प्रवाह जो होता है वह 0 और 1 के रूप में होता है और इन्हें नियंत्रित परिवर्तित करने के लिए गेट ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है जिसमें एंड गेट इस तरीके से प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि दो इनपुट लेता है 0 1 के फॉर्म में, दोनों इनपुट में 1 और 1 आउटपुट होता है और अन्य सभी स्थितियों में 0 आउटपुट होता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। उभरती प्रौद्योगिकियों पर जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके प्रभाव को देखा जाए तो जैसे क्वांटम एआई का डोमेन होना जिसमें लाभों के साथ एआई एल्गोरिथम और आर्किटेक्चर विकसित करना शामिल है। इंस्क्रिप्शन पर प्रभाव देखने को मिलता है कि ये पूर्णतः कार्यात्मक क्वांटम कंप्यूटिंग में कोड ब्रेकिंग क्षमताएं भी होती हैं जो आरएसए इंक्रिप्शन वाले किसी भी सिस्टम में सभी प्रकार के ऑनलाइन इंक्रिप्शन के प्रति अविश्वसनीयता पैदा कर देती है। आरएसए यानी कि रिक्वेस्ट समीर एडलमैन एल्गोरिथम होता है। 1994 में अमेरिकी गणितज्ञ पीटर सोर ने दिखाया था कि एक निश्चित क्षमता का बढ़ाया जा सकता है और इसमें क्वांटम डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं।
क्रिप्टो करेंसी पर प्रभाव देखने को मिलता है जिसके पास में एल्गोरिथम एन्क्रिप्शन को तोड़ने की क्षमता होती है, जिससे बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी की आधारशिला क्रिप्टोग्राफी को खतरा हो सकती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक कंप्यूटर के प्रभाव होते हैं। कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं जैसे कि नाजुक क्वांटम अवस्थाएं होना, क्यूबिट में नॉइज का इस्तेमाल होना, तापमान नियंत्रण होना, उच्च लागत होना, चिप आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दे होते हैं। तो इस तरीके से ये देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर सामग्री जैसे सिलिकॉन, गैलियम या जर्मेनियम का उपयोग करने के लिए अनुसंधान करना जरूरी होता है ताकि क्यूबिट और अधिक प्रभावी हो सके। Quad Critical and Emerging Technology Working Group, Quad Investor Network, Quantum Sector of in Excellence in Transforming Quantum Information Sciences जैसे पहलों के माध्यम से वैश्विक सहयोग और इससे संबंधित उच्च लागत में चलते निवेश में वृद्धि बहुत आवश्यक होती है। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट हाइपर लूप के बारे में। हाइपरलूप जो है हाल ही में आईआईटी मद्रास के आविष्कार हाइपरलूप ने टू टू TUTR नामक एक स्टार्टअप के सहयोग से 410 मीटर का एक हाइपरलूप प्रशिक्षण पूरा किया है। यह हाइपरलूप की तकनीक में पहला प्रयोग होता है और हाइपरलूप जो है एक तरीके से वो तकनीक होती है जिसकी अवधारणा 2013 में ली जाती है और इसे स्पेस एक्स के जो संस्थापक रहे हैं एलन मस्क उनके द्वारा इसकी अवधारणा को दिया जाता है और इन्होंने हाइपरलूप में अल्ट्रा हाई स्पीड रेल की अवधारणा को ओपन सोर्स के रूप में प्रस्तुत किया हुआ था। हाइपरलूप जो होता है वो एक तरीके से उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली होती है जहां पर सील्ड और मानव के लिए आवश्यक वायुमंडलीय दबाव से युक्त पोर्ट्स निम्न दबाव वाली ट्यूब में अत्यधिक तीव्र गति से चलते हैं और यह प्रौद्योगिकी काफी हद तक बहुत पहले व्यक्ति के लिए किए गए विचार पर आधारित होती है जिसमें ग्रेविटी वैक्यूम ट्रांजिट हाई स्पीड ट्यूब ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जाना जाता है और यह विचार सर्वप्रथम 1865 में दिया गया था। तो ये हाइपरलूप की टेक्निक के बारे में। अभी हाइपरलूप के घटक बताए गए हैं जैसे यहाँ पर एक हाइपरलूप ट्यूब होता है, यहाँ परिवहन व्हीकल लगा होता है, यहाँ पर ये इस तरीके से ये बैटरियां होती हैं और यहाँ पर एक मैग्नेटिक लेविटेशन होता है, यहाँ पर सीट बनी होती है और ये यहाँ पर मोटर और जनरेटर इस तरीके से रहते हैं। तो ये प्रक्रिया एक हाइपरलूप के घटक के बारे में देखने को मिलती है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है इस वर्क के बारे में जान लेते हैं जैसे कि हाइपरलूप जो है एक तरीके से चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन प्रणाली है। किस तरीके की है ये मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेप के नाम से जाना जाता है। यह प्रणाली जो है एक तरीके से सेट पॉट्स को ट्रैक से कुछ ऊपर बनाए रखती है और होवर स्थिति कहते हैं। या चुंबकों के दूसरे सेट का उपयोग पॉट्स को ट्रैक करने पर आगे की ओर धकेलने के लिए किया जाता है और हाइपरलूप प्रौद्योगिकी में यात्रा निम्न दबाव वाली स्टील ट्यूब जैसे संरचना से अंतर्गत होती है और यह ट्यूब जो होती है सारी वायु निकालकर लगभग निर्वात की स्थिति में अपनाई जाती है और यह अवधारणा ट्यूब में पॉड में 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसमें एक सैद्धांतिक गति को यात्रा करते हैं। इसकी सुगमता में देखा जाए तो ये हाइपरलूप तकनीक का उद्देश्य यात्रा के समय काफी कम करना होता है और ये लोग लंबी दूरी को बहुत तेजी से और कम समय में तय कर सकेंगे। इससे लोग काफी दूर दूर तक शहरों के मध्य काफी तेज गति से आ जा सके। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वर्क करता है। इसके कुछ घटक होते हैं जैसा कि अभी पहले देखा हुआ है इस चित्र के माध्यम से, तो इनके बारे में जान लेते हैं कि हाइपरलूप में एक ट्यूब होता है जो दो स्टील ट्यूब के साथ एक वेल्ड किया जाता है। इसमें कैप्सूल या पोर्ट्स दोनों दिशाओं में कार्य करता है और ये एक तरीके से अपेक्षित वायु दबाव में लगभग 100 पीए बनाया जाता है। कैप्सूल या पॉड जो होता है वह यात्री बैठते हैं इसमें और कैप्सूल को गति देने के लिए मैग्नेटिक लीनियर एक्सीलेटर का उपयोग किया जाता है। कंप्रेशर होता है जो कैप्सूल के सामने की ओर होता है। निलंबन होता है जो विश्वसनीयता और सुरक्षा के उद्देश्य से एयर बेरिंग सस्पेंस का उपयोग किया जाता है। एक प्रणोदन जो होता है वह कैप्सूल की गति देने और धीमा करने के लिए एक स्थायी मैग्नेटिक मोटर की जगह लीनियर इंडेक्स मोटर का उपयोग किया जाता है। इससे सामग्री की लागत कम होती है, कैप्सूल का वजन भी कम होता है। हाइपरलूप की तकनीक के बारे में बात करें तो जैसे पहली आती है शिपिंग और लॉजिस्टिक में सुधार देखने को मिलता है जो 40 फीट के बराबर बड़े कंटेनर लोड ले जाने में सक्षम है। ट्रक परिवहन जनित उत्सर्जन की रोकथाम होती है। इसकी गति जो होती है वह 1000 किलोमीटर पर घंटा से अधिक होती है और हाई स्पीड रेल से 3 गुना तेज और पारंपरिक रेल से 10 गुना तेज होती है।
ऑन डिमांड रिस्पॉन्स होता है जिसके अंतर्गत 10 से 30 सेकंड में अंतराल पर बिना टक्कर के संचालन और पटरी से उतरने का जोखिम ना होता है। मौसम संबंधी दबाव होते हैं जिसमें सैनिक सक्षम होता है, खराब मौसम के प्रति कम सुपेद होता है। ट्रैक के लिए एक समस्या नहीं है। चालक रहित होता है जैसे कि मानव त्रुटियों को दूर रखता है और कार्बन उत्सर्जन में कटौती होती है, जैसे कि हाई स्पीड में 2 से 3 गुना अधिक ऊर्जा कुशल होना। मैगलेव डिजाइन और निम्न दबाव वाले वैक्यूम ट्यूब में संचालन होना, विद्युत को स्टोर करने में बैटरी का उपयोग होना, आसपास के क्षेत्रों में कम असर देखता है जैसे कि सुरंग निर्माण में आसानी, छोटे स्टेशन की आवश्यकता की इत्यादि इसके अंतर्गत होती है। हाइपरलूप प्रौद्योगिकी से जुड़ी कुछ समस्याएं देखने को मिलती है जैसे कि लागत के संदर्भ में देखा जाए तो ये हाइपरलूप की व्यवसाय व्यवहार्यता एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में भूमि अधिग्रहण को छोड़कर केवल प्रौद्योगिकी के प्रति मील लागत में 25 से 27 मिलियन डॉलर आएगी। हाइपरलूप संबंधी सुरक्षा होती है। ट्यूब निर्बाध को बनाए रखने की चुनौती देखी जाती है। त्वरण का व्यापक प्रभाव होता है जिसमें पार्श्व और ऊर्ध्वाधर दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में अधिक का कोई त्वरण मनुष्यों की कठिनाई उत्पन्न करने का जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप घबराहट और उल्टी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ट्यूब का निर्माण अथवा संभव एक सीध में करना होता है जिसमें कम से कम मोड़ के साथ लंबी दूरी तक की उच्च गति बनाए रखने और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए संपूर्ण मार्ग में एक स्थिर और एक मजबूत अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से इसके बारे में अन्य उभरती आधुनिक परिवहन प्रणालियों के बारे में देखें तो इसमें आता है ऑटोनॉमस हेलीकॉप्टर। इसका विकास जो है वह एयरबस ने अपने वाहन इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लर्निंग उड़ान प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक पूरा किया। इसका उद्देश्य जो था यह ई वोटल यानी वाहना इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमानों का बेड़ा तैयार करना है और इन्हें प्रमुख शहरों में इमारतों की छतों पर तैनात करना है। स्मार्ट सड़कें जैसे कि यूरोपीय संघ द्वारा सही वित्त पोषित पुर्तगाल की योजना के तहत देश में 1000 किलोमीटर की स्मार्ट सड़कें बनाई जाएंगी। इसमें भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना भी शुरू की गई है जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है। भारत मुंबई अहमदाबाद के बीच अपनी पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापानी शिकानसेन प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से आते हैं। आगे की राह में देखा जाए तो इसमें निजी कंपनियों और सरकारों में पर्याप्त वित्तीय सहायता होती है। निरंतर अनुसंधान एवं विकास होता है, बुनियादी संरचना होती है और मानकों और सुरक्षा के लिए एक विनियम की आवश्यकता देखने को मिलती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि आयुष मंत्रालय के 2024 में 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसके बारे में तो 2024 में आयुष मंत्रालय की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि इसकी 2024 में मनाई गई है तो इसकी शुरुआत 2014 में होती है। तो चलिए इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं आयुष मंत्रालय की। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब कि जब इसको शुरू किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करते हुए प्राचीन चिकित्सा संबंधी ज्ञान को पुनर्जीवित करना और 1995 की जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग है उसका गठन करना और 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया और 2014 में इसका नाम आयुष मंत्रालय कर दिया गया। तो इस तरीके से ये आयुष मंत्रालय का आविष्कार होता है, मतलब की शुरुआत होती है। आयुष का जो नाम है, नाम से रिलेटेड आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आयुष में आपका ए से क्या होता है, ए से आता है आपका आयुर्वेदिक, वाई से आता है योगा यानी कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा आपकी यू से आती है जैसे कि न्यूट्रोपैथी, यू से यूनानी आता है, सी एस से सिद्धा आता है यानी सिद्ध है, होम्योपैथी एच से आता है। तो इस तरीके से ये आयुष के बारे में होता है। पिछले दशक में आयुष मंत्रालय की कुछ उपलब्धियां होती हैं जैसे कि आयुष संरचना का विस्तार होना, इसमें 780 से अधिक पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक, 886 स्नातक, 251 स्नातकोत्तर कॉलेज है। अनुसंधान एवं नवाचार होता है जिसमें 43,000 से अधिक इसमें अध्ययन किया गया है। कोविड-19 में आयुष 64 कवासूर पुदीने जैसे उपाय किए गए हैं। आर्थिक प्रभाव देखने को मिला है। प्रौद्योगिकी एकीकरण हुआ है जिसमें आयुष ग्रिड, ई संजीवनी, आयुष मेडिकल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने 2024 में 24.53 करोड़ प्रतिभागियों को वैश्विक सहायता प्रदान की और आयुष मंत्रालय के द्वारा या आयुष मिशन के द्वारा 2014 में इसे केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर शुरू किया जाता है। अब राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में बात की जाए तो यह मिशन जो है वह पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा
यूनानी सिद्ध सोवा रिगपा होम्योपैथी को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए शुरू किया जाता है और इसका उद्देश्य आयुष चिकित्सा संबंधी सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाता है। उन प्रणालियों में प्रयुक्त औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देता है, आयुष के लिए शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाता है और आयुष चिकित्सा की पद्धतियों के बारे में जागरूकता का प्रसार करता है। और इस मिशन की अवधि देखी जाए तो ये 2026 रहती है। पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम में जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो होते हैं वह अलग अलग देशों के साथ 24 समझौता ज्ञापन और संस्थान स्तर में 48 समझौता ज्ञापन और चिकित्सा पर्यटन को आयुष वीजा और हील इन इंडिया पोर्टल शुरू किया गया है। गुणवत्ता आश्वासन एक प्रमाणन होता है, डब्ल्यूएचओ के साथ सहयोग देखने को मिलता है। क्षमता निर्माण होती है जिसमें आयुष क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन विकसित करने और मेडिकल वेट लीव ट्रेवल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए चैंपियन सेक्टर सेवा शुरू की गई है। शिक्षा में सुधार देखने को मिला है कि इसने एनसीआईएसएम अधिनियम 2020 के तहत सरकार ने शिक्षा और प्रैक्टिस मानकों में सुधार के लिए राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना की हुई है। तो इस तरीके से ये पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए भी प्रमुख कदम उठाए गए हैं। अब आते हैं कुछ और कदम जैसे कि आयुर्विज्ञान योजना। दूसरी आती है नीतिगत समर्थन, जिसका उदाहरण के तौर पर आता है कि इसमें आयुष क्षेत्र में निवेश को बड़ सुगम बनाने के लिए रणनीतिक नीति सुविधा ब्यूरो की स्थापना की हुई है। आयुष मंत्रालय को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन-कौन सी चुनौतियां हैं? क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी चुनौतियां भी होती हैं, लाभ भी होते हैं, हानि भी होते हैं। तो ये सब मुद्दे उभर कर आते हैं। तो चुनौतियों के अंतर्गत आता है जैसे कि मानकीकरण की कमी होना, कि आयुष प्रणालियों में अक्सर निदान, उपचार, और औषधि निर्माण के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल का अभाव होता है। परीक्षणों या क्लिनिकल ट्रायल की कमी देखने को मिलती है जिसमें कई अवसरों में प्रभावकारिता और प्रामाणिकता करने हेतु मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण और क्लिनिकल परीक्षण का अभाव होता है। एलोपैथी के साथ समन्वय की कमी होती है कि एलोपैथी जैव चिकित्सा मॉडल के आधार पर रोग के लक्षणों का इलाज करती है, जैसे आयुर्वेदिक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। इसमें क्षेत्रीय विविधता में देखा जाए तो आयुष प्रणालियां सांस्कृतिक प्रणालियों में गहराई से जुड़ी होती हैं और यह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती हैं। आयुष मंत्रालय के बारे में जागरूकता में कमी और कई भ्रांतियां इसमें विद्यमान होती हैं। तो इस तरीके से इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण होता है, अनुसंधान एवं साक्षर आधारित प्रैक्टिस होती है, एकीकरण संबंधी कमियों को दूर किया जाता है। तो इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं कुछ दुर्लभ रोगों के बारे में कि हाल ही में भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा दुर्लभ रोगों के लिए पहली कंप्लीमेंट थेरेपी को मंजूरी दी गई। एयर कंप्लीमेंट थेरेपी जो है एक तरीके से इसको शुरू किया गया है। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि दुर्लभ बीमारियां क्या होती हैं, यानी कि दुर्लभ बीमारियों में जो ऑर्फन डिजीज की श्रेणी आती है उसके अंतर्गत के क्या होती है। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें इलाज के लिए उपयोग होने वाली दवाओं को ऑर्फन ड्रग कहा जाता है, यानी कि ऑर्फन डिजीजेज है और ऑर्फन डिजीजेज के लिए जो बीमारी का उपयोग किया जाता है तो वो ऑर्फन ड्रग होता है। क्योंकि इन दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है और यह दवा विनिर्माताओं के लिए एक बड़ा बाजार भी नहीं होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। इससे पहले देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में दुर्लभ रोगों के उपचार संबंधी संरचना को सुधार लाने आवश्यक वित्त पोषण के उद्देश्य से केंद्र सरकार को कई निर्देश दिए हुए हैं। इसके अलावा मास्टर अर्नेस्ट शॉ बनाम भारत संघ अन्यवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में निर्णय दिया और कोर्ट ने कहा है कि दुर्लभ रोगों में पीड़ित रोगियों, विशेषकर बच्चों को केवल महंगी दवाओं या इलाज की अत्यधिक लागत की वजह से उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये आते हैं। कोर्ट ने यह भी दोहराया इसी के संदर्भ में कि जो स्वास्थ्य का अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार से एक अभिन्न हिस्सा है जिसमें सार्वभौमिक रूप से इसे लागू किया जाएगा और दुर्लभ लोगों से पीड़ित लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये आता है। तो ये अभी आपने दुर्लभ रोगों के बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट यानी कि जो निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में जाना। दुर्लभ बीमारियों में ऑर्फन डिजीज जो होती हैं उनके बारे में जाना। अब दुर्लभ रोग क्या होते हैं वो जान लेते हैं। ये होते हैं एक तरीके से इसे डब्ल्यूएचओ के अनुसार, तो ये किसका मानक दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। यह जो होता है वह दुर्लभ रोग 1000 लोगों में से एक में से या उससे कम लोगों में पाया जाता है। दुर्लभ मतलब कि ऐसा रोग जो 1000 या में लोगों में, क्योंकि किसी का भी रेशियो हो जैसे कि आप लिंगानुपात देखते हैं, शिशु लिंगानुपात देखते हैं, तो जो भी आप मतलब एक रेशियो निकालते हैं तो उसका एक मानक होता है। मानक ले लेते हैं 1000 का।
1000 का एक मानक लिया गया है। इसी मानक के अंतर्गत देखा जाता है कि अगर 1000 में एक व्यक्ति या एक व्यक्ति से कम लोगों में यह रोग पाया जाए तो यह दुर्लभ रोग होगा। और यह जो बीमारी होती है एक ऐसा विकार होता है जो आजीवन बना रह सकता है और व्यक्ति को कमजोर कर सकता है। उदाहरण के लिए फैनकोनी एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। देश की अपनी जरूरतों, जनसंख्या, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली व संसाधनों के अनुसार दुर्लभ रोगों की अपनी अपनी परिभाषाएं भी होती हैं। वर्तमान में 63 दुर्लभ रोगों को राष्ट्रीय दुर्लभ नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध किया गया और यह 3 समूहों में से वर्गीकृत किया गया। वैज्ञानिक प्रगति केंद्रीय तकनीकी समिति द्वारा दुर्लभ रोगों के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर इन समूहों में रोगी की सूची को समय समय पर अपडेट किया जाता है। तो इस तरीके से आता है। भारत में दुर्लभ रोगों का एक वर्गीकरण दिया गया है, जैसे कि समूह 1 में कहा गया है कि एक बार रोग निधि रिधि उपचार योग्य होना। समूह 2 के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें अपेक्षाकृत कम लागत और प्रमाणित लाभों के साथ दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता वाले रोग होना। समूह 3 के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें ऐसे रोग होंगे जिनकी निश्चित उपचार उपलब्ध होना, उच्च लागत, आजीवन उपचार की आवश्यकता, उपयुक्त रोगियों की चयन की चुनौती बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें अंग प्रत्यारोपण के कारण होने वाले विकार जैसे यूरिया चक्र विकार, फेब्री चक्र आदि होते हैं। इसमें विशेष आहार माध्यम से प्रबंधित विकार में फेनिलकेटोनुरिया और होमोसिस्टिनुरिया होता है और इसको उदाहरण के तौर पर गोचर रोग और कॉम्बे रोग आता है। तो इस तरीके से ये दुर्लभ रोग के बारे में है। दुर्लभ रोगों से निपटने के लिए कुछ पहलें शुरू की गई हैं वैश्विक स्तर पर, कुछ भारत में। वैश्विक स्तर पर जो पहल शुरू की गई है कि डब्ल्यूएचओ ने फेयर प्राइसिंग फोरम के अंतर्गत कहा है कि विज्ञान को बीमा कंपनियों, दवा कंपनियों और रोगी समूह के बीच संवाद को बढ़ावा देती है। ऑर्फन ड्रग्स के साथ अन्य दवाओं की निरंतर उपलब्धता इसमें सुनिश्चित की जाती है। रेयर डिजीज इंटरनेशनल के अंतर्गत यह सभी देशों के लिए सभी प्रकार के दुर्लभ रोगों से पीड़ित लोगों में एक वैश्विक गठबंधन होती है। और इसमें भारत के अंतर्गत देखा जाए यानी कि ये वैश्विक स्तर पर रहा, ये भारत के स्तर पर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति जो होती है 2021, इसका उद्देश्य एकीकृत व्यापक निवारण रणनीति के आधार पर दुर्लभ रोगों के मामला और प्रसार करना होता है और यह उपचार के लिए उत्कृष्ट अधिसूचित उत्कृष्टता केंद्र में इलाज के लिए प्रत्येक रोगी को 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दुर्लभ रोगों के लिए अनुसंधान गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए नेशनल कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन की सहायता से रेयर डिजीज स्थापित किया जाता है और यह राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत इसमें पीड़ित निर्धन रोगियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से इसके बारे में है। अब इससे जुड़ी कुछ समस्याएं जैसे कि उच्च प्रसार दर होना, कि यहाँ पर जो प्रसार दर है यहाँ पर 1/3 लोगों भारत में ही है वैश्विक स्तर पर। और अब तक देखा जाए तो 450 से अधिक दुर्लभ बीमारियों की पहचान की जा चुकी है। सीमित क्लिनिकल ट्रायल होना, यानी कि प्रेजेंट में दुनिया भर में देखे जाएं तो 8000 से अधिक की क्लिनिकल ट्रायल चल रही हैं और जिसमें 80 ट्रायल जो हैं वह भारत में चल रहे हैं, जो कि 0.1% के से भी कम है। फिर आते हैं परिभाषा का अभाव देखने को मिलता है कि इसमें दुर्लभ बीमारी का कोई मानक परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण जो पर्याप्त महामारी बीमारी है उससे संबंधित डेटा की कमी भी होती है। कम बजटीय सहायता देखने को मिलती है कि यह सहायता जो है वह 93 करोड़ रुपए का आवंटित करते हैं। उत्कृष्टता केंद्र की नीतियों का कम उपयोग देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आते हैं। दुर्लभ रोगों से जुड़ी कुछ अन्य चुनौतियां आती हैं कि निदान में देरी और गलत निदान होना, जैसे स्क्रीनिंग या निदानिक सुविधाओं की कमी, विविध लक्षण होना, प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों को कम जागरूकता होना, उपचार के सीमित विकल्प होते हैं, जैसे कि 95% दुर्लभ रोगों के लिए अनुमोदित या स्वीकृत उपचार उपलब्ध नहीं होता है। सीमित अनुसंधान एवं विकास होता है, जिससे दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित मरीजों की सीमित संख्या के चलते डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को इन बीमारियों में पर्याप्त क्लिनिकल अनुभव नहीं मिल पाता। रोगियों का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि वित्तीय अभाव, ड्रग्स दवा का उच्च लागत, तनाव, एंजाइटी, सामाजिक अलगाव जैसे सामाजिक प्रभाव होता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय में निर्देशों को लागू किया था। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष की स्थापना की गई थी कि 2024-25 से 25-26 में 974 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। राष्ट्रीय दुर्लभ नीति रोग नीति के अंतर्गत 2023 में गठित की जाती है और इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में अपना कार्य 5 वर्षों के लिए जारी रखा गया था। रोगियों, डॉक्टरों और आम जनता के लिए केंद्रीकृत राष्ट्रीय दुर्लभ सूचना पोर्टल 3 महीने के भीतर विकसित और संचालित किए गए थे। भारतीय औषधि महानियंत्रक और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को स्थानीय और वैश्विक क्लिनिकल
ट्रायल की निगरानी करते हुए निर्देश दिया जाए ताकि अधिक से अधिक रोगियों को इन ट्रायल में शामिल किया जा सके। तो इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं हम आगे की ओर संक्षिप्त सुर्खियों की ओर कि इसरो ने प्रोबा 3 उपग्रह लॉन्च किया हुआ है। क्या किया गया है इसरो के द्वारा? तो इसरो का जो PSLV C59 जो मिशन रहा है उसके अंतर्गत प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। किसको? प्रोबा 3 मिशन को। यह जो है ये मिशन एक तरीके से इस मिशन में अत्यधिक दुर्लभ अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा को इसे सफलतापूर्वक स्थापित किया जाता है और यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को समर्पित एक वाणिज्यिक मिशन होता है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाता है और यह 2001 में प्रोबा फर्स्ट के मिशन के बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत से किया गया पहला परीक्षण था और यह तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान था और यह 4 चरणों वाला यान है जिसमें एक से अधिक उपग्रहों में अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करने की क्षमता होती है। प्रोबा 3 मिशन जो होता है वो एक तरीके से एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है और इसका उद्देश्य एक अभिनव सैटेलाइट फॉर्मेशन के माध्यम से सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करता है और यह विश्व का पहला प्रीसाइज फॉर्मेशन उड़ान मिशन होता है। भारत के लिए वाणिज्यिक अंतरिक्ष परियोजनाओं के कुछ लाभ होते हैं जैसे कि वैश्विक अंतरिक्ष व्यवस्था में हिस्सेदारी का वर्णन राजस्व सृजन होना कि 2022 तक $279 मिलियन का अधिक राजस्व सर्जित किया जाता है। सॉफ्ट पावर देखने को मिलती है। अन्य आते हैं जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुरू होता है। भारत की वाणिज्यिक प्रक्षेपण पहल क्षमता को सुगम बनाने के लिए कुछ पहले शुरू की गई है जैसे कि पहली इन स्पेस प्रोग्राम जो कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र की इसकी स्थापना की जाती है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को लागू किया जाता है। स्काई रूट एरोस्पेस अग्निकुल कॉस्मोस जैसे निजी अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित किया जाता है। तो इस तरीके से ये वाणिज्यिक प्रक्षेपण क्षमता को सुगम बनाने के लिए प्रमुख पहले शुरू की गई है। अब आते हैं न्यू स्पेस इंडिया मिशन है यानी कि इंडिया लिमिटेड है उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत होती है इसरो के द्वारा 2019 में। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां शुरू करना है और इसके अलावा इसमें इसरो को भविष्य की अंतरिक्ष गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम बनाता है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सो मिशन 4 के बारे में। इस मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी एक्सोम 4 मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के प्रारंभिक चरण को पूरा किया है। एक्सोम मिशन यानी कि AX4 मिशन जो है वो एक तरीके से चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। यह मिशन स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है और यह मिशन नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है और इसका पहला जो पूर्ण निजी मिशन है वह AX फर्स्ट होता है जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था। अब आते हैं डार्क कॉमेट के बारे में। डार्क कॉमेट जो है कि नासा के शोधकर्ताओं के द्वारा डार्क कॉमेट्स यानी कि ओ मुआ जैसे खगोलीय पिंड की खोज की है। इसका ओ मुआ का क्या अर्थ होता है? एक तरीके से जो इसका अर्थ होता है दूत से एक दूत पहले आ रहा है कि दूत दूर से दूत पहले आ रहा है। ये इसका अर्थ होता है। डार्क कॉमेट क्या होते हैं? एक तरीके से खगोलीय पिंड होते हैं और ये दिखने में क्षुद्र ग्रह जैसे लगते हैं लेकिन वे धूमकेतुओं की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे? क्षुद्र ग्रह जैसे दिखते हैं और धूमकेतु जैसे व्यवहार करते हैं और यह पदार्थ हेतु सतह क्षेत्र में कम होने की वजह से इनकी पूंछ नहीं होती है और ये आमतौर पर अपनी कक्षाओं में विचलित हो जाते हैं और विचलन को यारकोविस के इफेक्ट द्वारा नहीं समझा जाता है। डार्क कॉमेट काफी तेजी से घूमते हैं और निकलने वाली गैस या धूल को सभी दिशाओं में फैला देते हैं और कम दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से अब आते हैं फसाई ने ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है उसके बारे में। तो इसको पढ़ने के पहले फसाई के बारे में जान लेते हैं जो कि जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है और यह खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका कार्य खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करता है और खाद्य पदार्थों का निर्माण स्टोर वितरण बिक्री को विनियमित करता है। यह संगठनात्मक संरचना होती है जिसमें केंद्र द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष के साथ साथ 22 सदस्य होते हैं और 1/3 सदस्य महिलाएं होती हैं। फसाई के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसका उद्देश्य ऑनलाइन बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों की सुरक्षा गुणवत्ता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्योंकि जिस तरीके से ऑफलाइन चीजें होती हैं तो इसके द्वारा जाके निरीक्षण तो कर लिया जाता है लेकिन क्या है कि अगर जो चीजें ऑनलाइन बेची जा रही हैं ऑनलाइन का जो ट्रेंड है वो आजकल ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका भी एक निगरानी होनी चाहिए। उसी के संदर्भ में फसाई के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई।
इसके बिंदुओं की बात करें तो जैसे कि पहला आता है विनियामकीय गुण पालन होना, कि ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य उत्पाद, खाद्य संरक्षण और मानक लेबलिंग या प्रदर्शन विनिमय 2020 में अनुपालन करते हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म पर किए जा रहे सभी दावे भौतिक लेबल पर लिखे गए दावों के अनुरूप होना, खाद्य संरक्षण और स्वच्छता देखी जाना, शेल्फ लाइफ आवश्यकता विक्रेता की जवाबदेही निर्धारित होना। फिर आते हैं हाई रिस्क फूड के बारे में कि फसाई ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को हाई रिस्क फूड में वर्गीकृत किया है। जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है उनको हाई रिस्क फूड में किया हुआ है। तो ये फूड जो होते हैं वो एक तरीके से खाने के लिए तैयार किए गए खाद्य पदार्थों से होते हैं जिनमें रोगजनक बैक्टीरिया का गुणन होता है। यह फूड जो होता है वह सेहत के लिए हानिकारक होता है। जैसे कि इनमें डेयरी उत्पाद के पोल्ट्री सहित मांस उत्पाद, मछली और मछली उत्पादन शामिल होता है। और हाई रिस्क फूड की श्रेणी में आने वाला जो खाद्य उत्पादों में अनिवार्य जोखिम आधारित निरीक्षण के अधीन किया जाता है और इसके तहत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता प्रोसेसर्स को प्रतिवर्ष फसाई द्वारा जो मान्यता प्राप्त खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसी द्वारा व्यवसाय को ऑडिट करवाना होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। अब आते हैं हम आगे की ओर सूचित करने वाले योग्य बीमारी के बारे में। अभी हमने दुर्लभ बीमारी के बारे में पढ़ा, सूचित करने वाली बीमारी यानी कि नोटिफिएबल डिजीज के बारे में। यूपीएससी में आपके डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और अभी आपका दुर्लभ बीमारियों के बारे में एक डेटा दिया गया है और ये आपका नोटिफिएबल जो बीमारियां हैं उनके बारे में है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपीएससी में बनते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सर्पदंश यानी कि जो सांप कट कर देता है उनके मामले और इससे होने वाली मौतों को सूचित करने योग्य बीमारी के रूप में नामित किया है। यह मंत्रालय में सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई है और इसका उद्देश्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और दिव्यांगता के मामले में ये आधा करना है। तो इस तरीके से इसके बारे में सूचित करने योग्य बीमारियां आखिर क्या होती हैं इनके बारे में बात करें तो ये बीमारियां जो हैं वह कानून के तहत ऐसी बीमारियों में किसी भी नए मामले में सरकारी कर्मचारियों को सूचित करना आवश्यक होता है और किसी भी बीमारी को अधिसूचित घोषित करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अन्य अधिसूचित बीमारियों में आती हैं जैसे कि हेड एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू आती हैं और डब्ल्यूएचओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विनियामकीय स्वास्थ्य विनियामकों के लिए बीमारी के किसी नए मामले के बारे में डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट करना आवश्यक होता है और इससे बीमारियों के प्रसार, वैश्विक निगरानी रखने और उन पर सलाह जारी रखने में मदद मिलती है। अब आते हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 में जारी की जाती है इस रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट कि इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में मलेरिया के जो वैश्विक स्तर पर मामले हैं वह 2023 में बढ़कर कितने हो गए हैं 263 मिलियन हो गए और मलेरिया की घटनाएं जो है वह जोखिम ग्रस्त प्रति 1000 आबादी पर बढ़कर 60.4 तक हो गई हैं और यह 2022 में 58.6 थी। तो इसमें एक बढ़ोतरी ही देखने को मिली। डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया के कुछ वैश्विक मामलों में 94% जो क्षेत्र है वह अफ्रीकी क्षेत्र में दर्ज किया गया है और इसमें मलेरिया के मामले में कुछ कमी है जैसे कि इसमें 2017 में 6.4 मिलियन से घटकर 2030 में 23 में 2 मिलियन रह गई और इसका अंतराल 69 जिसकी परसेंट की कमी दिखाता है। मलेरिया से होने वाली मौतों में कमी आती है कि 2017 में मलेरिया के कारण 11,100 मौतें हुई हैं और 2023 में 3500 ये रह गई हैं और इसमें 68% की कमी देखने को मिली है और इसका जो एक रेशियो है कि इसमें 2024 में भारत आधिकारिक तौर पर एक हाई बर्डन टू हाई कॉन्ट्रैक्ट समूह से बाहर हो गया था। मलेरिया की सुविधता को बढ़ाने वाले कारकों के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे कि जैविक सुविधता होना, जो शारीरिक विशेषताएं जैसे उम्र, लैंगिक लक्षण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अन्य आनुवंशिक कारक शामिल होते हैं। पर्यावरणीय कारक देखने को मिलते हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग में बदलाव मलेरिया के जोखिम को बढ़ाते हैं। सामाजिक और आर्थिक कारक होते हैं जिसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति, लैंगिक असमानता, दिव्यांगता, निर्जातीयता, प्रवासियों की स्थिति में सुविधता होती है। संरचनात्मक चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। अब मलेरिया जो है एक तरीके से एक प्राणघातक बीमारी होती है जो प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण फैलती है। यह बीमारी जो है एक तरीके से संक्रमित मादा या एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलती है और इसका भौगोलिक प्रसार एक तरीके से उष्णकटिबंधीय देशों में होता है। इसके लक्षण जो होते हैं जैसे कि बुखार आना में आना, ठंड लगना, सर दर्द होना, थकान होना।
प्लाज्मोडियम प्रजातियां जो होती हैं जिसमें 5 तरीके की होती हैं, जिसमें कारण मनुष्य को मलेरिया होता है। ए प्रजातियों में पी फाल्सिफेरम, पी वेवेक्स, पी मलेरिया, पी ओवले, पी नॉलेसी होती है। यह इसमें सर्वाधिक जिम्मेदारी जो होती है पी फाल्सिफेरम और पी वेवेक्स मलेरिया रोग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार बीमारियां हैं। मलेरिया की वैक्सीन के बारे में जैसे कि आरटीएस एस और ASO1 वैक्सीन होती है जिसमें 2021 में पहली मंजूरी दी गई और R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन में 2023 में दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी जाती है। मलेरिया उन्मूलन के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई थी जैसे कि मलेरिया के लिए WHO की वैश्विक तकनीकी पहल 2016 से 30 में है। भारत की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2023 से 27 के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों के बारे में जिसके उद्देश्य से प्रयोगशाला में बड़े पैमाने पर तैयार किया गया हो। इसमें 2 तरीके के जीन है, पहला सेल्फ लिमिटिंग जीन, दूसरा आता है फ्लोरोसेंट मॉनिटर जीन आते हैं। तो इस तरीके से उसके बारे में आते हैं। अब आते हैं नैनोप्लास्टिक्स एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध के एजेंट के रूप में। कि एक अध्ययन में बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स बोतल से निकलने वाले नैनोप्लास्टिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के प्रसार में योगदान दिया गया है, जिसके अंतर्गत बात करें तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जैसे पहला नैनोप्लास्टिक को सूक्ष्म जीव मानव आंत सहित अलग अलग परिवेश में सह अस्तित्व में रहते हैं। पॉलीएथिलीन टेरिफ्थेलेट बॉटल डिराइव्ड नैनोप्लास्टिक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग प्रजातियों के मध्य जीन ट्रांसफर को संभव बनाती है, जैसे ई कोलाई से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस में जीन ट्रांसफर। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस मानव आंत माइक्रोबाइटा में पाया जाना एक महत्वपूर्ण लाभकारी बैक्टीरिया होता है। पीबीएनपी के माध्यम से देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन स्थानांतरण की सुविधा के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला तो आता है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर पाथवे, दूसरा आता है आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल, इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अब आते हैं नैनोप्लास्टिक्स के बारे में। नैनोप्लास्टिक्स जो है एक तरीके से सिंथेटिक या अत्यधिक संशोधित प्राकृतिक पॉलीमर ठोस के कण होते हैं। इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। इसके स्रोत में प्राथमिक स्रोत जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन, पेंट, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, द्वितीयक क्षेत्र में माइक्रोप्लास्टिक के टूटने और बिखरने से उत्पन्न होते हैं और इसका प्रभाव एक आकार में छोटे होने के कारण होता है या कोशिकाओं और ऊतकों में आसानी से प्रवेश होता है और मुख्यतः मानव रक्त या फेफड़ों की कोशिकाओं और प्रजनन ऊतकों में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में ये इसके अध्ययन से पता चला है कि यह एक तरीके से कैंसर की प्रगति और दवा प्रतिरोध को बढ़ाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में बात करें तो ये गुणसूत्र अलग होकर नाभिक से स्वतंत्र रूप में मौजूद होते हैं और सूक्ष्म चक्रीय डीएनए खंड होते हैं। इसकी उत्पत्ति होती है कि ये डीएनए क्षति जैसे कि क्रोमोथिप्सिस या डीएनए प्रतिकृति के दौरान त्रुटियों के कारण निर्मित होते हैं। इसकी कैंसर में भूमिका होती है कि ये ट्यूमर प्रकारों में 90% पाए जाते हैं और ट्यूमरों के प्रकारों में ब्रेन ट्यूमर, लिपोसार्कोमा और स्तन कैंसर शामिल होता है। मारबर्ग वायरस रोग के बारे में कि हाल ही में रवांडा में मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप से कम 15 लोगों की मौत हुई और कम से कम 66 लोग जो हैं इस वायरस से संक्रमित हैं। अब जान लेते हैं इस वायरस के बारे में जो एक तरीके से ये एक रक्तस्रावी बुखार के तौर पर जाना जाता है। इसका कारक होता है ऑर्थोमार वर्ग वायरस और मार्गवर्गस प्रजाति के मार्गर वायरस और रेवन वायरस होता है और यह मानव की MDWD संक्रमण रूसेटस फ्रूट बेट्स विशेष रूप से इजिप्टियन फ्रूट बेट्स की बसावट वाले खानों गुफाओं में लंबे समय तक काम करते रहने से होता है। संक्रमण का प्रसार जो होता है वह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के रक्त, शारीरिक स्राव, अंगों और अन्य शारीरिक तरलता पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से होता है और इसके लक्षण में मार्बर्ग बुखार के लक्षण अचानक शुरू होते हैं जैसे कि तेज बुखार, तेज सिर दर्द, तीव्र घबराहट, मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द इत्यादि होते हैं। अब आते हैं डायमंड बैटरी की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और UKAEA ने वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी बनाई हुई है जो कि संधारणीय ऊर्जा का स्रोत है जो हजारों साल तक कार्य कर सकते हैं। डायमंड बैटरी जो है वह मानव निर्मित हीरे का उपयोग किया गया है और यह बिजली पैदा करने वाले C14 रेडियो एक्टिव क्षेत्र का उपयोग करती है और इसमें C14 जो है वह रेडियो कार्बन डेटिंग के इस्तेमाल किया जाने वाला एक आइसोटेप होता है। आइसोटॉप है जो कार्बन 14 की अर्ध आयु में लगभग 5730 साल का होता है। सोलर पैनल की तरह ही यह बैटरी ऊर्जा को परिवर्तित करती है और जिसमें प्रकाश की बजाय रेडियो एक्टिव क्षय के तेज गति वाले इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग किया जाता है और इस पर हीरे की लेप चढ़ाई जाती है जो कम दूरी के विकिरण के सुरक्षित तरीके से अवशोषित करती है बिना लीकेज कम दक्षता वाली बिजली पैदा करती है। तो ये इस तरीके की होती है। तो अब ये हीरे से उपयोग की जाती है यानी कि हीरे की इसमें कोडिंग की जाती है तो ये काफी महंगी भी होगी।
इसके संभावित उपयोग जैसे कि पेसमेकर, श्रवण यंत्र, नेत्र संबंधी डिवाइसेस को बिजली प्रदान करती है। अंतरिक्ष मिशनों के उपयोग है और क्योंकि यह सैटेलाइट को लंबे समय तक बिजली प्रदान कर सकती है। परमाणु अपशिष्ट C14 से निकालकर रेडियो एक्टिविटी और भंडारण लागत कम करती है। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं मिल्क बीट फाइबर के बारे में। मिल्क बीट फाइबर को वस्त्र मंत्रालय द्वारा मिल्क बीट फाइबर सहित नए प्राकृतिक देशों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मिल्कवीट फाइबर जो है एक तरीके से प्राकृतिक रेशा होता है जिसमें मिल्कवीट पौधों के बीज कोष में प्राप्त किया जाता है और यह पौधा उत्तरी अमेरिका के स्थानिक पादप है और भारत में राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में जंगली पौधे के रूप में पाया जाता है। इसका गुण जो होता है वह तैलीय पदार्थ और लिग्न होता है और इसमें कताई के लिए बहुत भंगुर होता है और यह विशेष रूप से पात्रों, कोशिकाओं और कोशिका भित्ति में पाया जाता है और एक तरीके से एम्फीफिलिक गुणों को दिखाने वाली सामग्री पाई जाती है जो हाइड्रोफिलिक यानी कि जल को अवशोषित करने वाली, हाइड्रोफोबिक यानी कि जल या विकर्षक प्रतिरोधी दोनों गुणों को प्रदर्शित करती है। इसका उपयोग जो होता है वह सामग्री, जल सुरक्षा उपकरण आदि के निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। वायु बिटुमिन के बारे में वायु बिटुमिन जो है वह केंद्रीय परिवहन मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 1444 में नागपुर मनसर बाईपास सेक्शन पर वायु बिटुमिन से बने भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया। बिटुमेन जो है वह कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त एक काला पदार्थ होता है जो चिपचिपा होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से सड़क बनाने और जल रोधक बनाने के लिए किया जाता है। बायो बिटुमेन जो है एक तरीके से कार्बन तत्वों का बना होता है और यह बिटुमेन पेट्रोलियम मुक्त विकल्प है और इसके उदाहरण में जैसे कि बायो चार, पराली, लेकिन बायो ऑयल आदि आता है। इसका उपयोग बिटुमेन के बदले या फिर बाइडर मिश्रण में बिटुमेन की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है और इसका लाभ बिटुमेन की आयात में कमी आएगी, पराली जलाने की समस्या में निजात मिलेगी, बायो इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और सड़क निर्माण के लिए कुछ अन्य संधारणीय तरीके जैसे कि कॉपर स्लेब, जियो टेक्सटाइल, ओल्ड एस्फाल्ट मिश्रण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बायो बिटुमेन के बारे में है। तो ये आपका ओवरव्यू देखा जाए तो आपका साइंस एंड टेक फिनिश होता है। अब लास्ट टॉपिक आपका आता है तो नेक्स्ट डे आपका लास्ट टॉपिक कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।